हेलो व्यूअर्स, वैद आईसीएस लॉ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग आईपीसी के नए सेगमेंट में जो जिस तरीके से क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करते हुए आ रहे हैं, सॉल्व करते हुए चल रहे थे, उसी हिसाब से नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं इस सेगमेंट के, उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग अपने इस सेगमेंट के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्वेश्चन क्या बात कर रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा बात कर रहा है, ए इंटर्स इन द हाउस ऑफ बी टू कमिट थेफ्ट एंड ड्यू टू रिस्ट्रेन ऑफ फ्रॉम बी ए टू रेसिस्टेंस फ्रॉम बी ए couldn't commit theft but causes injury to B, ए इज लायबल। मतलब क्या करता है, ए बी के घर में चोरी करने के लिए घुसता है, लेकिन बी के विरोध किए जाने के कारण क्या होता है, प्रतिरोध किए जाने के कारण ए चोरी नहीं कर पाता बल्कि बी को उपहति कर देता है, इंजरी कॉज कर देता है। आप देखेंगे इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को तो पहले नंबर में ही आपको क्या लगेगा कि ये थेफ्ट है, तो लेकिन ये थेफ्ट ना होकर क्या है, ये कुछ और है। इसको हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ बात कर रहा है कि इंजरी कॉज करने की। ठीक है, इंजरी कॉज करने की बात की गई है, तो जब इंजरी की बात की गई, कहीं ना कहीं आप रॉबरी को जब पढ़ेंगे तो रॉबरी में इंजरी की बात की गई है, जिसमें इंजरी, फियर ऑफ डेथ की बात की गई है, फियर ऑफ इंजरी की बात की गई और इंजरी कॉज करने की बात की गई, जिसको हम प्रोविजन के माध्यम से देख लेंगे। और ये जो क्या कर रहा है, तो देखिए ये बात कर रहा है कि जब वो कमिट कर रहा था, मतलब चोरी करने के लिए प्रवेश करता है, परंतु बी के प्रतिरोध किए जाने के कारण चोरी नहीं कर पाता और बी को उपहति कारित करता है। जबकि क्या होता है, बी को उपहति कारित करता है, उसको हर्ट करता है, इंजरी करता है। तो ये आएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये हमारा आंसर इसका है वो कौन सा सही है, वो आंसर आपका जो सी आंसर है, सी ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर है इस क्वेश्चन का। एक्सटॉर्शन 383 में बात करता है और आपका जो थेफ्ट है वो कहां पर बात करता है, 378 जो है उसके साथ डील करता है। और जो डकैती है वो 391 ऑफ आईपीसी इज डील्स विद डकैती। ये अलग अलग सेक्शंस हैं, इनमें हम इन प्रोविजंस में जो 390 है, जो प्रोविजन किसके बारे में बात करता है, वो रॉबरी के संबंध में बात करता है, उसको हम देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से यहाँ पर ये जो इंजरी वर्ड यूज हुआ है उसे कब और कब, केवल इंजरी ही नहीं, इंजरी जो ऐसी जो इंजरी है वो किस समय इंजरी की जानी चाहिए, उसमें कुछ इस प्रोविजन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए हैं, उन वर्ड्स के आधार पर हम देखेंगे कि ये रॉबरी है। देखिए चैप्टर आपका कौन सा है, चैप्टर नंबर 17 है। चैप्टर नंबर जो है वो कौन सा है, 17 है। और एक जो है इसका प्रोविजन रॉबरी 390 जो बात करता है, क्या बात करता है, इन ऑल रॉबरी देयर इज इधर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। रॉबरी दोनों तरीके से हो सकती है। जब रॉबरी क्या होगी, या तो थेफ्ट होगा या एक्सटॉर्शन होगा। व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी, यहाँ पर थेफ्ट की बात की गई थी, रजिस्ट्रेशन या जो क्वेश्चन था उसमें थेफ्ट की बात की गई, तो हम सिर्फ इसको समझेंगे कब कब जो चोरी है वो रॉबरी हो जाएगा। देखिए थेफ्ट इज रॉबरी इफ, यदि इन ऑर्डर टू कमिटिंग द थेफ्ट, इन ऑर्डर टू ऐसा थेफ्ट करने के क्रम में, और इन कमिटिंग या करते हुए, द थेफ्ट और इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे द प्रॉपर्टी। मतलब या तो उस थेफ्ट करने के क्रम में, थेफ्ट करने के दौरान, या थेफ्ट करके किसी प्रॉपर्टी को ले जाते समय, या ऐसा प्रयास करते समय जब कोई पर्सन क्या करता है, द ऑफेंडर जो अभियुक्त है, फॉर द एंड दैट एंड वॉलेंटरली कॉजेज, क्या करता है, वॉलेंटरी स्वेच्छा कॉज करता है, या अटेम्प्ट टू कॉज एनी पर्सन डेथ और हर्ट और wrongful restraint और इंस्टेंट फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और wrongful restraint। तो यहां बात की गई। अब इसमें जो समझने की जो चीज है वो क्या है कि यहां पर देखिए ये जो तीन वर्ड जो यूज हुए हैं, इन ऑर्डर टू, तो आप देखिए जो आपका क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या बात करता है, वो क्वेश्चन आपको बात करता है कि जब वो क्या कर रहा था, चोरी करने के लिए प्रवेश करता है, इसमें इन ऑर्डर टू, जो वर्ड इन ऑर्डर टू है, जब इंजरी कैसे कॉज करना चाहिए, हर्ट कैसे किया गया हो, या तो उस चोरी करने के क्रम में, या चोरी करने के दौरान, या जब चोरी करने के बाद किसी वस्तु को, किसी प्रॉपर्टी को लेकर जा रहा हो, उस दौरान अगर ऐसी इंजरी काज की जाती है तो ये क्या कहा जाएगा कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा रॉबरी की गई। ठीक है, रॉबरी की गई। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 82 है, क्या बात करता है, असर्शन ए देखिए क्या है, फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन
डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज नॉट नेसेसरी एट द टाइम ऑफ टेकिंग प्रॉपर्टी। आर क्या बात करता है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज नॉट नेसेसरी इन द क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। पहला जो स्टेटमेंट है वो बात कर रहा है कि आपराधिक दुरुपयोग के आधार अपराध के लिए संपत्ति लेते समय बेईमानीपूर्ण आशय आवश्यक नहीं है। मतलब जिस समय आप लेते हैं ये सही बात है। देखिए जब डिसअप्रोप्रिएशन जो है आप प्रॉपर्टी की जो बात करता है, ये ऑफेंस जब आप किसी वस्तु को ले रहे हैं, मान लिया कोई वस्तु पड़ी मिली, किसी का मोबाइल आपको पड़ा मिला, तो उस समय जब आपने उस मोबाइल को उठाया उस समय डिसऑनेस्ट जो इंटेंशन है वो होना जरूरी नहीं है। आपने उसको उठाया, आप हो सकता है उसको उठाएं और उस फोन को इंतजार करें कि किसी कॉल आएगी तो मैं उस फोन को वापस कर दूंगा कि आप इस जगह से इस फोन को ले जाइए। लेकिन आप क्या करते हैं, तो यही बात कह रहा है कि उस समय ये बेईमानीपूर्ण आशय क्या होना चाहिए, संपत्ति लेते समय बेईमानीपूर्ण आवश्यक नहीं है। मतलब ए जो है असर्शन सही है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज नॉट नेसेसरी इन क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। जबकि ये बात क्या करता है, यहाँ पर जो नॉट वर्ड यूज हुआ है इस वर्ड के कारण क्या होना चाहिए, क्या हो जाएगा, ये जो रीजन है ये गलत हो जाता है, क्योंकि डिसऑनेस्टली वर्ड जो है वो किसमें 403 सेक्शन ऑफ आईपीसी है उसमें डिसऑनेस्टली वर्ड यूज किया गया है। तो क्या होना चाहिए, इस ऑफेंस को होने के लिए, कंप्लीट होने के लिए, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफेंस को वहां पर क्या होना चाहिए, डिसऑनेस्टली होना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ उठाते समय, संपत्ति को लेते समय डिसऑनेस्ट नहीं होना, लेकिन जब डिसऑनेस्टली उसको बेईमानी पूर्वक आप उसका उपयोग कर लेते हैं, आपने सिम निकाल कर फेंक दिया, मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया, उसके बाद अपना मोबाइल में उस मोबाइल में अपना सिम डाल करके उसको यूज करने लगे, मतलब उसको अपने यूज में ले लिया, तब क्या माना जाएगा कि आपने कैसा ऑफेंस कमिट किया, वो आपने जो ऑफेंस कमिट किया वो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का ऑफेंस आपने कमिट किया। तो आपका रीजन जो वाला पार्ट है वो नॉट होने के कारण क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और आपका असर्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए आपका कौन सा सही है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको हम प्रोविजन के माध्यम से भी देख लेते हैं कि प्रोविजन में इसको किस तरीके से बताया गया है। देखिए सेक्शन 403 क्या बात करता है, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है। और यहां पर देखिए मैंने क्या बताया कि डिसऑनेस्टली हूएवर, जो कोई डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट्स और कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज। मैंने क्या बात की, ओन यूज, मतलब जब प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं तो संपत्ति लेते समय, प्रॉपर्टी लेते समय डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना आवश्यक नहीं है, लेकिन आप उसको क्या करते हैं, डिसऑनेस्टली उसको अप्रोप्रिएट कर लेते हैं या मिसअप्रोप्रिएट करते हैं या कन्वर्ट टू हिज ओन यूज, अपने यूज में कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि मोबाइल में अपना सिम डालकर उसको चलाने लगे, तो ये क्या हो जाएगा, ओन यूज में ले लिया, अपने यूज में ले लिया, तो ऐसे ऑफेंस को क्या कहेंगे, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का ऑफेंस कमिट हो जाएगा। तो डिसऑनेस्टली जो वर्ड है वो नेसेसरी है, ठीक है, वहां पर नॉट वर्ड यूज हुआ था, इसलिए वो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर नॉट वर्ड यूज हुआ था, तो ये इसलिए ये गलत हो गया। अगर यहाँ पर नॉट नहीं होता तो ये आप क्या होता, ये भी सही हो जाता। तो आपका ऑप्शन जो सही है वो कौन सा, सी ऑप्शन सही होगा, मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है विच वन इज नॉट सेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी। अरे देखिए इसमें हमारे सर ने ऑप्शन ही गायब कर दिए और ये आपका डी हो गया। ठीक, चलिए मैंने इन ऑप्शंस को लिख लिया है। देखिए इसमें क्या बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से चुराई हुई संपत्ति नहीं कहा जाएगा। तो ऐसी कौन सी संपत्ति है जिसको चुराई हुई संपत्ति या स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं कहा जाएगा। तो इस संबंध में आईपीसी का एक सेक्शन डील करता है, और वो कौन सा सेक्शन है, तो सेक्शन 410 ऑफ आईपीसी टॉकिंग अबाउट डीलिंग विद स्टोलन प्रॉपर्टी, और हम उसको देख लेते हैं। देखिए सेक्शन 410 तो आपका 410 धारा है आईपीसी की, भारतीय दंड संहिता की, वो बात करती है, डील्स विद स्टोलन प्रॉपर्टी, स्टोलन प्रॉपर्टी की बात करती है। उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो होंगी वो स्टोलन प्रॉपर्टी मानी जाएंगी। तो प्रॉपर्टी द पोजीशन वेयर ऑफ हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय थेफ्ट, कैसे, बाय थेफ्ट और बाय एक्सटॉर्शन और बाय रॉबरी, एंड प्रॉपर्टी which has been criminally misappropriated or in respect which criminal breach of trust has been committed is designated as stolen property। उसको क्या माना जाएगी, ऐसी प्रॉपर्टी जो ऊपर दी गई प्रॉपर्टीज हैं, जो थेफ्ट के द्वारा प्राप्त की गई हो, ट्रांसफर की गई हो किसी को, जो एक्सटॉर्शन के द्वारा, रॉबरी के द्वारा, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के द्वारा या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के द्वारा कन्वर्ट की गई हैं, ट्रांसफर की गई हैं, उन प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, डेजिग्नेटेड एज स्टोलन प्रॉपर्टी। उनको कैसे प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाएगा, उन्हें
स्टोलन प्रॉपर्टी के रूप में जाना जाए। देखिए हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारे जो ऑप्शंस हैं इसमें आप देखिए क्या आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। हाँ, अब हमने क्या बात की, ये सेक्शन 410 बात करता है आईपीसी का, और यहाँ पर मिस देखिए ऑब्टेन बाय एक्सटॉर्शन, तो एक्सटॉर्शन था तो ये स्टोलन प्रॉपर्टी होगी। प्रॉपर्टी ऑब्टेन बाय क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये आपके उसमें था प्रोविजन में, तो ये भी होगा स्टोलन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, ये भी था तो ये भी होगी। प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय चीटिंग, चीटिंग देखिए आप जो था चीटिंग नहीं था। कौन कौन सी चीजें वहां पे थी, वहां पर थेफ्ट था आपका, और क्या था, एक्सटॉर्शन था आपका, दूसरा आपका क्या था, रॉबरी था, और उसके बाद क्या था, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रहा था, और उसके बाद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात कर रहा था, सीबीटी। तो ये थे, लेकिन चीटिंग जो वर्ड है, चीटिंग वहां पर नहीं था। तो इसमें पूछा है कि विच वन इज नॉट सेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी। तो आप देखिए कि आपकी स्टोलन प्रॉपर्टी कौन सी नहीं होगी, प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय चीटिंग जो होगा, ऑप्शन डी जो है वो कौन सा होगा, सही ऑप्शन होगा। छल से प्राप्त की गई संपत्ति जो है वो क्या होगी, वो आपकी स्टूडेंट प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो इसका आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन सही होगा। और हम इसके इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है असम्पशन और रीजन से रिलेटेड है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल बाय लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। विधि, जो तथ्य की भूल है विधि में, लॉ में, हमारी आईपीसी में बताया गया है। और ये कहां पर बात किया, ये देखिए दो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के संबंध में दो सेक्शन बात करते हैं, और वो कौन कौन से सेक्शंस हैं, एक तो 76 बात करता है और दूसरा 79 बात करता है। और जो एक्सप्रेसली जो बात करता है वाइडर सेंस में मिस्टेक ऑफ फैक्ट की, तो वो 76 बात करता है, सेक्शन 76, जो कि पहला सेक्शन है। पार्ट 4 जो जनरल एक्सेप्शन से रिलेटेड है, उसका उस पार्ट का पहला जो सेक्शन है 76, वो बात करता है किसकी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही बात करता है। ओके, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है एक अच्छा बचाव है, लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं है। कैसी, तो मिस्टेक ऑफ लॉ है, उसे का कोई किसी प्रकार से बचाव नहीं दिया जाएगा, लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट का बचाव दिया जाएगा। तो असर्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है रीजन, देखिए व्हेन अ पर्सन बाय रिस्पांसिबल इंक्वायरी वुड हैव नोन दैट ट्रू फैक्ट्स ही कैन नॉट प्ली फॉर मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर, इसका जो रीजन है वो देखते हैं। रीजन देखिए, रीजन क्या बात करता है, तो रीजन जो है इसमें ये सही बात कर रहा है, क्या है कि जब एक व्यक्ति युक्त जांच करके किसी तथ्य को जान सकता है, तो वह तथ्य की भूल का बचाव नहीं ले सकता है। ठीक है, तो वह तथ्य की भूल का बचाव नहीं ले सकता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ए एंड आर बोथ आर ट्रू, एंड क्या होगा, एक्सप्लेनेशन भी कर रहा होगा, तो आपका जो होगा वो सही हो जाएगा। मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात कहाँ कर रहा है, 76 जो है आपका आईपीसी का सेक्शन बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता क्या है, अ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट अ पर्सन अंडर सस्पिशन हिज एक्ट इज, क्या है, किसी एक पुलिस अधिकारी है किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करता है, तो उसका कार्य क्या है, संदेह के आधार पर कार्य करता है। तो उसमें देखिए आधार क्या है, भारतीय दंड संहिता की धारा 79 के अधीन उचित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 76 के अंतर्गत तथ्य की भूल है, क्षम्य नहीं है, ए एवं बी बोथ। तो देखिए अगर बात करता है कि संदेह के आधार पर बात करता है, तो हम फिर से यहाँ पर बात डिस्कस करेंगे, और वो कौन सा डिस्कस करेंगे, 76 और 76 जो दो पार्ट में है। एक बात ये कि एनी पर्सन, क्या, एनी पर्सन विच इज बाउंड बाय, हु इज बाउंड बाय लॉ, कैसा है, बाउंड बाय लॉ किसी काम करने पर, या तो बिलीविंग हिमसेल्फ, क्या, रीजन टू बिलीव हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ, उसको ऐसा लगता है कि वह बाउंड बाय लॉ है और उसके आधार पर कोई काम करता है। यहाँ पर रीजन टू बिलीव की बात आ गई, तो वो दूसरा पार्ट आ जाएगा। तो ये दूसरे पार्ट की बात करता है, और वहां पर क्या होगा, तथ्य की भूल जो होगा उसके आधार पर इसमें सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। 76 को अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करता है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन इस बार फिर से है। देखिए वेयर अ पर्सन हैज टू एक्ट सर्टेनली, सेक्शन 81 विल नॉट बी एप्लीकेबल। ठीक है, विल नॉट बी एप्लीकेबल। रीजन क्या बात करता है, अंडर सेक्शन 81 अ पर्सन डज नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू टेक चांस। जब किसी व्यक्ति को आकस्मिकता के में काम करना हो तब 81 लागू नहीं होती है। देखिए जब कार्य आकस्मिकता में लागू नहीं होती, जबकि जब जो रूल ऑफ नेसेसिटी है, जो 81 आपकी आईपीसी जो बात करता है, वहां पर क्या होता है, वहां पर आकस्मिकता या इमरजेंसी या सडन में ही क्या होता है,
ये अप्लीकेबल होती है कि डिसीजन तुरंत लेना होता है कि ऐसा कार्य करना है, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर जो वर्ड नॉट यूज हो गया है, इससे क्या हो जाएगा, ये जो होगा वो गलत हो जाएगा। नॉट होने की वजह से ये ऊपर गलत हो जाएगा। रीजन बात क्या करते हैं, देखिए रीजन में बी लिख दिया है, यहाँ पे होना चाहिए आर। रीजन अंडर सेक्शन 81 अ पर्सन डज नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू टेक चांस। राइट, बिल्कुल सही बात है कि जो आपका जो 81 है उस समय जो व्यक्ति होता है जिसको ऐसा बचाव चाहिए, रूल ऑफ नेसेसिटी के बारे में जो बात करता है, तो वहां पर क्या पता है क्या कि उसके पास इतना समय नहीं होता है कि वो उस संबंध में कोई बात कर सके। तो आपका रीजन जो रीजन है वो क्या होगा, आपका सही होगा। तो आप देखिए क्या है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जैसे डडले वर्सेस स्टीफन का केस है, जिसमें डडले को क्या है, एक बच्चे को, छोटे बच्चे को अपनी जान बचाने के लिए वो उसको मारकर खा जाते हैं, और कहते हैं कि छोटी हानि को, बड़ी हानि को रोकने के लिए कि दो लोग जो व्यस्त थे वो मर जाते, और उनको बचाने के लिए क्या किया गया, मैंने एक छोटे बच्चे को खा लिया अपनी जान बचाने के लिए। तो रूल ने क्या, जो रूल कोर्ट थी उसने क्या वर्डिक्ट दिया कि अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे की जान नहीं ली जा सकती, और इस प्रकार से उसमें किसी प्रकार का बचाव नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 87 है वो बात क्या करता है, एक्स अ मैन commits bigamy with Y, a female, and the Y has knowledge of such bigamy. Choose the correct answers. X एक महिला के साथ द्विविवाह करता है, Y जो कि क्या है, Y है, और Y इस बात के, इसके बारे में, इस बाइगेमी के बारे में मतलब जानती है कि ये कैसा है, द्विविवाह है, ऑलरेडी शादीशुदा है X। तो उसने कौन सा इसमें से करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा। और ये हम आपको क्वेश्चन जो है वो होमवर्क की तरीके से देते हैं, जैसे हमने पिछले सेगमेंट्स भी कुछ कई बार क्या किया है, कुछ क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क दिया है, और इसको कमेंट में इसका सही आंसर आप लोग दीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजन का फिर से है। इस बार सारे क्वेश्चंस लगभग 80% क्वेश्चन जो आपके क्या है, असर्शन और रीजन के हो गए हैं। इफ एनी कम्युनिकेशन इज मेड इन गुड फेथ फॉर द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट देन इट इज नॉट एग्जम्प्टेड फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी। रीजन क्या बात करता है, इकोनॉमिक बेनिफिट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ बेनिफिट अंडर सेक्शन 90। ठीक है, जो धन संबंधी फायदे हैं के लिए किसी को अगर कोई सद्भाव में, गुड फेथ में किसी व्यक्ति को धन संबंधी फायदे दी जाती है कोई संसूचना, तब यह आपराधिक दायित्व से मुक्त नहीं है। सही बात है, क्यों नहीं मुक्त है, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल जो है उसकी बात की गई है, फिजिकल बेनिफिट की बात की गई है, ना कि पिक्यूनरी बेनिफिट की बात की गई है। तो आपका जो असर्शन है वो सही हो जाएगा। रीजन क्या बात करता है, पिक्यूनरी बेनिफिट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ बेनिफिट अंडर सेक्शन 93 ऑफ आईपीसी। तो सही बात है, आईपीसी के 93 जो है उस सेक्शन में किसी भी प्रकार के कोई पिक्यूनरी बेनिफिट की बात नहीं की गई है। तो असर्शन ए और रीजन आर दोनों सही हैं, और आपका ऑप्शन ए जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए कौन सा, 89 क्वेश्चन एंड द सेकंड लास्ट ऑफ क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट। Which of the following sections have been inserted in the IPC 1860 by the Criminal Amendment Law Act 2013, namely 376A। ये तो 2013 में ऐड नहीं हुआ है, ये भी 13 में ऐड नहीं हुआ है, लेकिन आप देखेंगे कि 166A, 166B और 345, 354C, ये जो ऑप्शन, ये तीनों जो आंसर्स हैं, ये जो तीनों प्रोविजंस हैं, ये क्या किए गए हैं, 2013 के अमेंडमेंट के माध्यम से ऐड किए गए हैं। और इस अमेंडमेंट एक्ट जो था, इस अमेंडमेंट एक्ट की जो सेक्शन 7 थे, उस सेक्शन 7 के आधार पर क्या किया गया है, इनको इसमें ऐड किया गया है, जिसमें सिर्फ 354 ही नहीं, 354 के 4C, A, B और D, मतलब A, B, C, D चार जो हैं, ये चारों को क्या किया गया है, 2013 के अमेंडमेंट एक्ट से ही इसको जोड़ा गया है। ये जो अमेंडमेंट 2013 का है, ये पूछ लिया था ये कब लागू हुआ या व्हेन इट केम इनटू फोर्स, तो ये आएगा आपका 3 Feb 2013। ठीक है, ये इससे रिलेटेड है। तो आपका जो सी ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इनको देख लीजिएगा आप प्रोविजन खोल करके आपके बेयर एक्ट में, जहां पे मिल जाएंगे कि ये 2013 में ऐड नहीं किए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट। अ पुलिस कांस्टेबल कंपेल्स अ पर्सन टू रिमेन इन पुलिस स्टेशन ऑन फॉल्स केस ऑफ थेफ्ट एंड allowing him to go after receiving money
फ्रॉम हिम ही इज लायबल फॉर। किस चीज के लिए वो लायबल होगा? एक पुलिस ऑफिसर है, कांस्टेबल है, जो क्या बात कर रहा है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा कब? एक व्यक्ति जो चोरी के झूठे मामले में थाने में रहने के लिए बाध्य करता है और उससे पैसा प्राप्त करने के बाद जाने देता है, तो वह किस प्रकार का या किस ऑफेंस के लिए दोषी होगा, लायबल होगा? किसके लिए लायबल होगा? डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी की बात की गई है, तो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी कहां पर होती है? तो डिलीवरी वर्ड की यूज जो की गई है वो एक्सटॉर्शन में किया गया है, 383 में बात किया गया है, 383 डिलीवरी की बात की गई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो क्वेश्चन है ये इसके सभी के प्रोविजन देख लीजिए, ये किसकी बात करता है? ये 463 में है, 463 या 363 आप एक बार देख लीजिएगा। चीटिंग जो बात करता है, चीटिंग जो है वो 415 बात करता है इसका, और आपका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जो है 340 बात में बात की गई है, इसका प्रोविजन किया गया है, ठीक है। और एक्सटॉर्शन 383 में है, तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो हमारा सेगमेंट था, इसके जो 10 क्वेश्चंस थे उनको हमने आसानी से और बहुत ही सरल भाषा में समझने की कोशिश की है। किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और आगे के सेगमेंट्स को हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच।